मेजर किया जाएगा और वो मेजर वैल्यू जो है वो टाइम रहेगा। और ये डिस्टेंस जो है ये अगर सपोज 700 हमको मिल गया और अगर यहाँ से आप तक आने के लिए 2 सेकेंड लगते हो, 2 सेकेंड, तो हम तुरंत स्पीड ऑफ साउंड निकाल पाएंगे। तो दैट इज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर करेंगे तो हमको मिलेगा 700 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच गोइंग टू बी इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो इस तरह से साउंड का स्पीड निकाला जा सकता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट which we can use to find the speed of sound in air। बट अभी इसमें भी क्या है ना कि यहाँ पे ये पर्सन को क्या करना है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट का जो है एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो एक तो हमने डिस्टेंस कितना एक्यूरेट मेजर किया हुआ है और टाइम कितना एक्यूरेट हम मेजर करते हैं। अभी डिस्टेंस तो चाहे जितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, ये 700 मीटर डिस्टेंस जो है वो हम बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं टेप यूज करके, नो डाउट। लेकिन टाइम मेजर करना एक्यूरेटली इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, तो एक्चुअली होता क्या है देखो कि हमारी आंखें जो चीज कोई भी चीज अगर देखती है तो 1/10 सेकेंड्स तक, मतलब 0.1 सेकेंड्स तक हमारे रेटिना पे ही वो इमेज रहती है। ये बात पता है तुमको? इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। any image which is formed on retina remains there for a time of 0.1 second, no doubt। And at the same time there is a persistence of hearing also। कान का भी persistence of hearing होता है, जो कोई भी एक साउंड हमारे कान पे गिर जाता है, आ जाता है, तो 0.1 सेकेंड्स तक वो वहां पे ही रहता है। तो इसलिए ये होता है कि जो हमारे कान का जो एक ये प्रॉपर्टी है और हमारे आंखों का ये जो लिमिटेशन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इतना एरर तो आना एक्सपेक्टेड ही है ना। 0.1 सेकेंड का एरर तो उसमें मिनिमम आएगा ही आएगा, आना ही है। तो इसीलिए यहाँ पे होता ऐसा है कि ये जो टाइम हमने एक्यूरेट ये मेजर किया है 2 सेकेंड, तो वो टाइम बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है हमारे ह्यूमन लिमिटेशंस के कारण, क्योंकि हमको एक ही समय सुनना भी है और एक ही समय ये स्टॉप वॉच प्रेस करना भी है और एक ही समय देखना भी है। तो देखना, सुनना और स्टॉप वॉच का बटन प्रेस करना, ये तीनों चीजें हम कितना कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है। और इसकी वजह से जो भी एरर आते हैं उसको हम पर्सनल एरर बोल सकते हैं। तो ये पर्सनल एरर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, सपोज एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम का हमको पीरियड निकाल के दिखाना है। ये देखो, समझो यहाँ पे एक पेंडुलम हमने लटका के रखा है, ठीक है। ये सपोज पेंडुलम है और इसको हमने यहाँ पे लाया और यहाँ से छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमको इसका ये टाइम पीरियड मेजर करना है, यहाँ पे जाके वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है वो हमको मेजर करना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो उसी समय स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ध्यान थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, उस इंस्टेंट के जजमेंट में अगर हमारा थोड़ा भी अगर आगे पीछे हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एरर आ सकता है, क्योंकि हमने समझो छोड़ दिया इसको, लेकिन ये जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट ही नहीं किया जल्दी। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का अगर डिले हो गया, तो अगर थोड़ा अगर लेट हो गया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर आएगा। या अगर हमने छोड़ दिया लेकिन छोड़ने से पहले ही ये स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया जल्दी में, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो ये जो है, और इवन इससे भी आगे जाके ये जो है पेंडुलम आगे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा और वापस यहाँ पे जब आएगा और वापस नीचे जाने लगेगा, तभी यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आने के बाद ही हमको स्टॉप वॉच स्टॉप करना है, बराबर। क्योंकि वो एग्जैक्ट 1 पीरियड का हमको ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना है। तो वो मेजर करने के लिए हमको ये पेंडुलम जब एग्जैक्ट यहाँ पे आता है तभी हमको उसको स्टॉप करना जरूरी है। लेकिन उस इंस्टेंट के जजमेंट में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये पेंडुलम जो है वो यहाँ पे आया और तुरंत हमको लगा कि यहाँ पे आ गया, वो अभी जाने लग गया और तभी हमने स्टॉप वॉच स्टॉप कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे आ गया और वापस जाने लग गया, तभी हमने स्टॉप वॉच स्टॉप किया। तो ये जो इंस्टेंट के गड़बड़ में, मतलब इंस्टेंट के जजमेंट में जो गड़बड़ होता है, तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं, ये भी एक तरह से पर्सनल एरर के एग्जांपल्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल एरर। रिमेंबर द एरर व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू दिस लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिमिटेशन की वजह से जो एरर्स आते हैं,
तो उसको हम पर्सनल एरर बोलेंगे। लेकिन इसमें हमको ये समझना है कि पर्सनल एरर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। यू आर नॉट टू कंफ्यूज बिटवीन पर्सनल एरर एंड मिस्टेक। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कि हमको सपोज टेबल्स जो है वो थोड़ा बहुत कच्चे पक्के याद है, ठीक से याद नहीं है। और अगर हम सपोज कोई मेजर करना चाहते हैं और अगर हमने मेजर करने के टाइम अगर कुछ गलती कर दिया तो गलती को हमको एरर नहीं बोलना है, गलती गलती होता है, ठीक है। मिस्टेक इज अ डिफरेंट थिंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड पर्सनल एरर? पर्सनल एरर को हम मिस्टेक का नाम मतलब हमारे मिस्टेक को हम पर्सनल एरर का नाम नहीं दे सकते। पर्सनल एरर सचमुच एरर होता है कि जो हमारे आंखों, कान और सेंस ऑर्गन्स जो है उनके कोऑर्डिनेशन के लिमिटेशंस की वजह से जो आता है वही पर्सनल एरर कहलाता है। नहीं तो करेंगे मिस्टेक और बोलेंगे पर्सनल एरर, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एरर एंड मिस्टेक। मिस्टेक मिस्टेक ही होता है। अगर सपोज कोई ऑब्जर्वेशन है उसको 63 के बदले अगर हमने 36 ले लिया, ये तो मिस्टेक है। उसको हमने ऐसा नहीं बोल सकते कि इट्स अ पर्सनल एरर करके, नहीं। तो ये बात हमको याद रखनी है। So this is the third type of error which you have to remember. Apart from that, there are the errors which are called as random error. देखो random error. What do you mean by this random error? माइक म्यूट करो तुम्हारा आप इधर। ओके, तो ये होता है रैंडम एरर्स। अभी देखो रैंडम एरर्स से क्या होता है। देखो अभी ये जो है पर्सनल एरर कैन बी अवॉइडेड बाय एक्सपीरियंस। जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे तो उतना ये पर्सनल एरर कम होने के चांसेस है। और दूसरा प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस यूज करेंगे। मतलब जितना कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हमको करना है तो पहली बार पर्सनल एरर हो सकता है, दूसरी बार पर्सनल एरर आ सकता है, लेकिन जो है इसको अगर मिनिमाइज करना है हमको तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको जितना प्रैक्टिस होगा तो उसमें पर्सनल एरर कम आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए पर्सनल एरर कम करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एंड बिकमिंग एक्सपर्ट, ठीक है, बाय टेकिंग द एक्सपीरियंस नंबर ऑफ टाइम्स so that we get become a expert। तो एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट बनना ये उसका सॉल्यूशन है, ये पर्सनल एरर मिनिमाइज करने का तरीका है। और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मिनिमाइज करने का क्या तरीका है बताओ? इंस्ट्रूमेंटल एरर मिनिमाइज करने के लिए जो है रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट हमको यूज करना है या जो फ्रेश इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, करेक्ट वाला जो बिना फॉल्टी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। और एक दूसरा तरीका है कि टेक द सेम रीडिंग बाय डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब एक ही रीडिंग अगर हम अलग अलग स्केल से अगर यूज करें, मेजर करेंगे तो एक स्केल गलत हो सकता है, सारे के सारे स्केल्स तो गलत नहीं हो सकते है ना। ये समझ में आ रहा है ठीक से? तो एक स्केल गलत हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक ही ऑब्जर्वेशन अगर 3 या 4 स्केल्स यूज करके अगर करेंगे तो वो सारे के सारे तो गलत नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको ये क्या करना है कि एक ही ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके लेना है, करना है और उसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, मीन। एंड दैट इज द वन ऑफ द मेथड टू मिनिमाइज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। और तीसरा जो है, तीसरा ये जो इस टाइप सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर का सॉल्यूशन क्या है, मिनिमाइज करने का क्या तरीका है उसका? कि करेक्ट सेटिंग, जो रॉन्ग सेटिंग की वजह से जो पैदा होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेटिंग करेक्ट करेंगे। जो जिसकी वजह से ये जो ये है सिस्टमैटिक एरर उसके अंदर आया है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, सेटिंग करेक्ट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कम हो जाएगा। लेकिन अभी रैंडम एरर ऐसा कैटेगरी है जिसका कोई रीजन ही नहीं होता है, नो स्पेसिफिक रीजन। रिमेंबर अभी इनको तो भी पर्सनल एरर का तो भी कुछ तो भी रीजन है। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर का भी रीजन है, सिस्टमैटिक एरर का कुछ तो भी रीजन है, लेकिन रैंडम एरर्स ऐसे एरर्स है जिनका कोई रीजन नहीं होता है। ये एरर आते कहां से है? देखो ठीक से,
कि they appear in the experiment due to the minor changes which are taking place in the environmental conditions. तो जो environmental conditions होते हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं तो उसको रैंडम एरर कहा जाता है. जैसे टेम्परेचर. अब देखो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो हमको समझना है. ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हम जानते हैं कि सपोज अगर कोई रॉड है तो उस रॉड का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका लेंथ भी थोड़ा बढ़ जाता है. कि इवन एयर का भी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाता है. और इवन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर एक्सपांड होता है तो उसकी वजह से उसका डेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है. तो डेंसिटी कम होने की वजह से साउंड के स्पीड के ऊपर भी फर्क पड़ जाता है. ये सारी जो बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड. फिजिक्स के अंदर बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमेना है वो आपस में कनेक्टेड है. तो इवन अर्थ का जो घूमना है, अर्थ जो है खुद के आसपास भी घूमता है और सन के आसपास भी घूमता है. घूमने के भी बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर होते हैं. और इवन ये समझ सकते हो कि जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, उसकी वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर होते हैं. इवन बाकी सब प्लैनेट्स जो है, मून है या जो भी सन है, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम यहाँ पे है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस जो है, छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे होते हैं. तो इन सभी चेंजेस को अकाउंट करना यहाँ पे हमको करना पड़ता है और इसकी वजह से ये रैंडम एरर्स पैदा होते हैं. रैंडम एरर्स अपीयर ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. और इवन एयर फ्लो होना, ये भी तो देखो, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, एयर फ्लो. तो एयर कभी भी फ्लो हो सकता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो इसलिए जो और कितना तेजी से एयर फ्लो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारा हमारे हाथ में नहीं है. और इसलिए एयर फ्लो होने की वजह से भी जो चेंजेस होते हैं तो वो भी हमारे हाथ में नहीं होते हैं और ये इसके अंदर ही आ जाते हैं. रैंडम एरर उसकी वजह से ही पैदा होता है. तो एयर फ्लो होना या टेम्परेचर चेंज होना, डेंसिटी चेंज होना या ह्यूमिडिटी चेंज होना, तो ये सब जो चीजें हैं तो इसकी वजह से रैंडम एरर्स पैदा होते हैं. और रैंडम एरर्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन दे अपीयर ड्यू टू द very very minor changes taking place in the environmental conditions, and these type of errors are called as random errors. Remember, और random errors को minimize करना easy नहीं है. Random errors can be minimized only by taking the large number of observations and taking the mean of all. मीन लेके ही हम ये एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन लेने का. जैसे अगर सपोज हमको कोई ऑब्जर्वेशन अगर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज एक पेंडुलम का अगर हमको पीरियड मेजर करना है तो एक बार मेजर करेंगे, 2 बार मेजर करेंगे, 3 बार मेजर करेंगे. सपोज 5 बार हमने मेजर किया, एक बार हमको मिला 2.2, दूसरी बार मिला 2.1, तीसरी बार मिला सपोज 1.9, चौथी बार मिला सपोज 1.8, पांचवी बार मिला 2.0. ओके, तो ये 5 बार हमने मेजर किया और हर टाइम हमको अलग अलग आंसर मिला. अब इन सब का अगर हम मीन ले लेंगे ना, मीन, तो देखो 2.2 प्लस 2.1 प्लस 1.9 प्लस 1.8 प्लस 2.0 and that is to be divided by 5. That is the number of observations. If you work this out, what we can get is, ये देखो 2.9 plus 1.8 कितना बनता है, 4 बनता है कि नहीं, 4. और 2.1 प्लस 1.9 ये भी 4 बनता है. और 4 प्लस 4 बन गया 8, प्लस ये 2 बन गया 10. तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन रहा है, 2. मतलब 2 ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है. तो इससे हम देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 2 से छोटे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 2 से बड़े हैं. तो इसलिए इन सब का जो एवरेज अगर लेंगे तो ये हम बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल नंबर्स ऐसा बोल सकते हैं. ये सारे नंबर्स में से एक नंबर यूज करने के बदले ये वाला नंबर यूज करो, that will be better because the chances that this number will have the error
विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इसके अंदर बहुत कम एरर रहेगा। ये जो नंबर है इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्यूरेट, more accurate because it is going to be the average of all the numbers here which are measured here। अभी क्या है ना कि ये जो है ये नंबर के अंदर एरर हो सकता है, ये नंबर के अंदर एरर हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है, इसमें भी एरर हो सकता है। लेकिन अभी क्या है ना कि ये सारे नंबर्स में कुछ नंबर्स जो है वो एवरेज से ज्यादा होंगे, कुछ नंबर्स एवरेज से कम होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि कभी हमको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू मिलेगा मेजर करने के टाइम, या कभी हमको कम वैल्यू मिलेगा। अगर हम एवरेज लेंगे सबका तो हमको एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो सबके बीच में है, और वही हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए या एरर कम करने के लिए तरीका क्या है, एवरेज लेने का, अरिथमेटिक मीन निकालने का। समझा ठीक से? तो अरिथमेटिक मीन अगर निकालेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड कर देंगे तो उससे हमको ऐसा एक नंबर मिलता है जिसके अंदर एरर कम होने के चांसेस होते हैं, मतलब एक्यूरेट होने का वो चांस होता है। और इसलिए इस टाइप का एक्यूरेट नंबर ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो एवरेज लेना पड़ता है। द टेकिंग एवरेज इज वन ऑफ द टेक्निक टू मिनिमाइज द एरर्स। तो एरर्स मिनिमाइज करने के लिए ये एवरेज लेना ये एक तरह का टेक्निक है मैथमेटिक्स से। दूसरा टेक्निक है कि जो भी हमको मेजर करना है तो वो थोड़ा सा बड़ा रखो। देखो अगर सपोज हम साउंड का स्पीड मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर सपोज हम एक ये वैल्यू लेते हैं और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज सिंपली 50 मीटर है, और दूसरा एक वैल्यू है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज 1000 मीटर है, 1000 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंसेस है। तो अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बेटर होगा या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बेटर होगा साउंड का स्पीड निकालने के लिए? तुमको क्या लगता है, तुम बताओ। साउंड का स्पीड हमको निकालना है, साउंड का स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पे भी हम टाइम निकालने वाले हैं और यहाँ पे भी हम टाइम निकालना पड़ रहा है हमको, लेकिन सेटअप कौन सा बेटर होगा, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला? देखो सेकेंड सेटअप यहाँ पे बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बड़ा है, 1000 मीटर ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ही इतना छोटा है कि साउंड जो है उसका स्पीड ही इतना कितना है 350 या 340 मीटर पर सेकेंड, ये तो पता है तुमको। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। अभी इतने बड़े स्पीड से ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस 50 मीटर का डिस्टेंस जो है वो तो बहुत कम समय में ट्रेवल कर पाएगा, वो टाइम निकालना भी हमको पॉसिबल नहीं होगा। वो टाइम ही इतना छोटा होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ना उसको यहाँ पे आने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। तो ऐसे केस में ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे ये टाइम निकालना हमको बहुत इजी जाएगा। तो इसलिए जो भी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं तो उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, इट शुड डिपेंड ऑन द बिगर वैल्यूज। सो बिगर वैल्यूज हैव टू बी इन्वॉल्व, magnitude of the values involved or magnitude of the quantities involved must be as great as possible। ये एक तरीका है एरर को मिनिमाइज करने का। और दूसरा एग्जांपल इसका देखो, देखो सेकंड एग्जांपल है इसका, अब देखो एक सपोज पेंडुलम है और पेंडुलम का हमको सपोज टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर एक बार उसको हम यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो इस तरफ जाएगा और वापस इस तरफ आएगा, और तुरंत हम एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको, वो अगर हम मेजर करने जाएंगे तो स्टॉप वॉच हमको जल्दी जल्दी स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा, बराबर। और जल्दी जल्दी में कुछ एरर आ भी सकता है, लेकिन अगर हम इसको वाइब्रेट करने देंगे 20 बार, सपोज 20 टाइम्स वो आगे पीछे दौड़ गया और कंबाइंड टाइम हमने मेजर किया 20 ऑसिलेशंस के लिए, अगर उसको 24 सेकेंड्स लगते हैं तो देखो 24 सेकेंड में उसने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, बराबर।
तो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया रहेगा? तो देखो 24 डिवाइड बाय 20 विच इज गोइंग टू बी 1.2, करेक्ट है? 1.2 सेकेंड्स। ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस पेंडुलम को ज्यादा बार ऑसिलेट करने के लिए अलाउ किया। अगर हम 50 बार उसको ऑसिलेट करने के लिए अलाउ करेंगे और पता चलेगा कि 50 ऑसिलेशंस के अंदर अगर वो 55 बार अगर ऑसिलेट हो जाता है, तो सॉरी 55 सेकेंड्स लगते हैं उसको, 55 सेकेंड्स फॉर 50 ऑसिलेशंस, तो हम क्या बोल सकते हैं 55 डिवाइड बाय 50, तो कितना आएगा 1.1 सेकेंड। ये और ज्यादा एक्यूरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है वो 50 ऑसिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये जो ऑसिलेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ 20 ऑसिलेशंस पे ही डिपेंड करता है। तो जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ेंगे तो उतना क्या होगा, एरर कम होगा। तो एरर कम करने के ये सारे रास्ते हैं, टेक्निक्स है। अभी नेक्स्ट इज अबाउट तीसरा मेथड जो है एरर कम करने का, वो है लीस्ट काउंट शुड बी लीस्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है पता है तुमको? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी स्मॉल। मतलब अगर हम सपोज एक ऐसा स्केल यूज करते हैं जिसके अंदर सिर्फ सेंटीमीटर का मार्किंग है, तो उससे अच्छा स्केल होगा जिसके अंदर मिलीमीटर का भी मार्किंग है। जैसे होता है ना, हमारे स्केल जो होते हैं उसके अंदर मिलीमीटर का भी मार्किंग होता है। एक सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर में डिवाइड किया हुआ होता है। तो कौन सा स्केल अच्छा है? जिसके ऊपर सिर्फ सेंटीमीटर का मार्किंग है। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा मार्किंग है वो, या ऐसा स्केल जिसके अंदर सेंटीमीटर का भी मार्किंग है। मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दूसरा सेंटीमीटर वापस 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये वाला स्केल ज्यादा अच्छा है कि नहीं? ये वाले स्केल से इसके ऊपर तो एक जीरो और उसके बाद डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर ही है, मिलीमीटर है ही नहीं उसके अंदर, तो हम उसमें मिलीमीटर का मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये स्केल थोड़ा सा इनएक्यूरेट होगा। तो लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं? द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा, ठीक है, द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, रिमेंबर। तो इसलिए जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा उतना अच्छा होगा। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। या सेम बात हम देखते हैं कि घड़ी जो होता है ना, घड़ी का जो वॉच जो भी होता है उसका जो स्टॉप सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड वो 1 सेकेंड में 1 डिजिट आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। ऐसे 1-1 सेकेंड में वो 1-1 डिजिट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे हम सेकेंड मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे भी आगे जाके तुमने मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच देखा है? स्टॉप वॉच, मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, उसके अंदर सपोज हम जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जब 1 आता है तो 1 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड ऐसे करते 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 वो तो 99 तक जाता है, 99, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बनता है, 2.00 बनता है, बराबर है। तो अभी अच्छा वॉच कौन सा हो गया, एक्यूरेट कौन सा, किससे हम मेजर कर सकते हैं? ये स्टॉप वॉच से ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको जो रीडिंग मिलेगा वो ऐसा भी हो सकता है 1.67 सेकेंड्स में। तो मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक एक्यूरेसी तक हम लेवल पे मेजर कर पा रहे हैं, दो डिजिट तक हम एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमको अगर मिलेगा तो 1 सेकेंड मिलेगा या तो 2 सेकेंड मिलेंगे, 1.5 सेकेंड यहाँ से कभी नहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए ये जो इस टाइप का जो स्टॉप वॉच है वो बेटर होता है। तो क्यों बेटर है? क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कम है। लिस्ट काउंट कितना है उसका? 0.01, ये उसका लिस्ट काउंट है। तो देखो इससे, तो ये लिस्ट काउंट कम होने का फायदा होता है। तो कौन से तरीके हैं एरर को मिनिमाइज करने के? देखो, सबसे पहला हमने देखा कि टेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द मीन ऑफ ऑल, सबका मीन लेने का, ठीक है। दूसरा, सेकेंड क्या बताया? द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड should be as large as possible.
So the quantity must be as large as possible. जितना हो सके उतना वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए. और तीसरा जो है वो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी as small as possible. ठीक है, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. So this is going to be the errors, types of errors and the ways to minimize them. Okay. और तो ठीक है, फिर कल हमने ये भी देखा था कि ये जो है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर और अप्रोक्सीमेट एरर किसको बोलते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर एग्जांपल्स वगैरह जो है वो हम कल सॉल्व करेंगे और थोड़े से. तो लेट अस स्टॉप हियर. क्या देखा हमने आज? टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द टाइप्स. हर एक टाइप के एरर के एग्जांपल्स हमने देखे. तो आज के लिए आपका होमवर्क यही होगा कि टाइप्स ऑफ एरर्स, ये थोड़ा सा तुमको थियोरेटिकल टॉपिक है वो लिखना है. What are types of errors and explain the ways to minimize them. Okay, what are types of errors and explain the ways to minimize the errors. तो errors को minimize कैसे करने का उसके टेक्निक्स हमको बताने हैं और हर एक टाइप के बारे में डिटेल में लिखना भी है. ठीक है, हर एक टाइप के बारे में, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया या पर्सनल एरर हो गया या सिस्टमेटिक एरर हो गया. तो इन सभी एरर्स के बारे में हमको डिटेल में जानकारी भी देना है और उसके बाद उनका हर एक को मिनिमाइज करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करते हैं वो भी हमको लिखने हैं. और उसके बाद इन जनरल व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज द एरर्स, ये भी हमको करना है. इन जनरल व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज एरर्स. जैसे लास्ट में अभी मैंने 3 बताया ना, कौन से याद है? पहला, quantity of the magnitude of the quantity must be as large as possible. Least count must be as small as possible. And take large number of readings and then take the average of all. Okay, so these are the ways to minimize the errors. Okay, चलो ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक अभी तुमको दिया जाता है. कल से मैंने बताया था परसों कि तुम कल नहीं थी शायद ना सानिका? नहीं. क्यों, बारिश था क्या? नहीं सर, वो लेक्चर अटेंड नहीं किया. क्यों, मतलब? वो आईसीएसई ने कल डिक्लेयर किया ना कि वो एग्जाम्स लेने वाले हैं. अच्छा, मतलब 10वीं का, 10th का? हाँ. ओके, तो तुम्हारा बाकी है क्या अभी एग्जाम? हाँ सर, 4 पेपर बाकी है. ओके, ठीक है, चलेगा. तो कल से 3 लेक्चर स्टार्ट हुए, जैसे मैंने परसों भी बताया था. तो पहला लेक्चर रहेगा 3 से 3:45 बजे तक, 3 to 3:45. सेकेंड विल बी फ्रॉम 4 to 4:45 एंड थर्ड विल बी फ्रॉम 5 to 5:45. ओके, तो सेकेंड लेक्चर आज तो बायो का है और तीसरा लेक्चर फिर मैथ्स का है. ठीक है, और कुछ पूछना है अर्पिता? चलो ठीक है, फिर बाय बाय.